बहू, ये क्या तरीका है मेरे हाथ से रिमोट छीनने का? जरा भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ, नहीं है माँ जी। पूरे दिन बैठकर आप प्रवचन देखती रहती हैं। मैं तो कभी अपना कुछ देख ही नहीं पाती हूँ। अब मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है, इसलिए बहुत चल लिया आपका प्रवचन। बहू साक्षी की दो टूक सुनकर सरला जी हैरान हो गई, बिल्कुल सन्न रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 4 दिन की आई उनकी बहू साक्षी उन्हें इतनी बुरी तरह से जवाब देगी। सरला जी लगातार हैरानी से साक्षी का मुंह देखे जा रही थीं, लेकिन साक्षी को तो जैसे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बातों से सरला जी पर क्या असर हुआ है। वह अपनी लापरवाही से सीरियल देखने में बिजी हो गई। सरला जी को इससे पहले पूरी जिंदगी में कभी भी अपनी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई थी जितनी बेइज्जती आज उन्हें उनके ही घर में उनकी बहू ने की थी। बहू की बेपरवाही और बदजुबानी से सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। वे चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गईं। बहू की हरकतें बार बार उनकी आंखों के आगे नाच रही थीं कि कैसे बहू ने दावे के साथ टीवी का रिमोट छीन लिया। शायद इसलिए कि ये उसके दहेज की टीवी थी, उसके मायके की टीवी थी। तभी तो साक्षी ने रिमोट छीनने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और यह कोई नया नहीं था। आए दिन साक्षी अपने मायके के सामान के साथ ऐसा ही काम करती थी। अगर गलती से भी गर्मियों के दिनों में कोई उसके कमरे में जाकर बैठ जाए तो तुरंत आकर एसी बंद कर देती है, ये कहते हुए कि दिन रात एसी चलेगी तो खराब हो जाएगी, जिसके चलते परिवार का कोई भी सदस्य साक्षी के कमरे में नहीं जाता था। 10 दिन बाद ही साक्षी की पहली मैरिज एनिवर्सरी थी। साक्षी ने अपने पति आलोक से कहकर एनिवर्सरी को खूब धूमधाम से मनाने का प्लान बनाया, जिसके लिए पूरे रिश्तेदारों को भी बुलाया। साक्षी के मायके से साक्षी की बहन भाभी सब लोग आने वाले थे। सरला जी की बेटी रागिनी भैया भाभी की एनिवर्सरी में बड़ी खुशी खुशी 4 दिन पहले ही मायके आ गई थी। उसका 1 साल का बेटा भी था। गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी। जून के महीने की शादी थी। रागिनी का बेटा गर्मी से परेशान हो गया था। जागने पर तो नहीं, लेकिन जब वह दोपहर को 1-2 घंटे के लिए कभी भी सोता था तो रागिनी ने सोचा कि साक्षी भाभी के कमरे में एसी लगी है, उसी में अपने बेटे को सुला दूंगी तो आराम से सो जाएगा। जैसी रागिनी अपने बेटे को साक्षी के कमरे में सुलाने ले गई, साक्षी ने तुरंत टोक दिया, अरे नहीं नहीं दीदी, छोटा बच्चा है, मासूम है, उसे पता भी नहीं चलेगा। अगर गलती से भी बेड गीला हो गया तो पूरा गद्दा ही खराब हो जाएगा। इतना महंगा, इतना भारी गद्दा है, फिर धूप में सुखाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक काम करिए, मैं कूलर लगा देती हूँ, आप इसे माँ जी के कमरे में ही सुला दीजिए। साक्षी की बात सुन रागिनी एकदम से हक्की बक्की वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह अब क्या बोले। न मुंह से बोल निकल रही थी, न दिल और दिमाग काम कर रहा था। उसे बिल्कुल विश्वास ही नहीं था कि भाभी इतनी बुरी तरह से उसे टोक देंगी। ससुराल से जब बेटी 4 दिन के लिए मायके आती है और उसे ऐसा व्यवहार मिले तो स्वाभाविक है कोई भी लड़की को रोना तो आएगा ही। साक्षी के सामने तो नहीं, लेकिन माँ के सामने जाकर रो पड़ी रागिनी। माँ, भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे ससुराल में तो मेरे कमरे में मेरी ननद आती है तो अपना सामान भी रखती है, अपना बैग भी रखती है। उनके बच्चे दिन भर खेलते भी रहते हैं बेड पर। मैं तो कभी बोल ही नहीं पाती हूँ। और मैं अपने बेटे को बस सुलाने चली गई कि कमरा थोड़ा ठंडा है, सो लेगा। भाभी ने इतनी बुरी तरह से बोल दिया, गंदा हो जाएगा। क्या भाभी को कभी बच्चा नहीं होगा? उससे बेड गीला नहीं होगा? बेटे की बात सुन सरला जी दुखी तो हो जाती हैं, लेकिन घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा, बेटा, ये कोई नया थोड़ी है। वह अपनी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती है। जितनी भी चीज़ लेकर आई है उन सब पर उसका दावा है। कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता। मेरे साथ तो आए दिन वह करती थी, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि वह तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी। कहते हुए सरला जी ने रागिनी को सारी बात बताई। सब कुछ जानकर सुनकर रागिनी ने कहा, माँ, आप भैया से क्यों नहीं बोलती? क्या बोलूँ बेटा, दिन भर का थका हारा ऑफिस से आता है, उसका दिमाग क्या खराब करूँ? मैं एक बोलूँगी, बहू 4 बोलेगी। इससे अच्छा है कि शांति से पड़े रहो। साक्षी मेरे साथ जो करती थी, वह तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी, यह मुझे विश्वास नहीं था। माँ, आप कुछ भी हो जाए, मैं भाभी के कमरे में कदम भी नहीं रखूँगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल भी मत रखना। यह कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी और आज के ज़माने की है। इसके बाप ने कुछ ज़्यादा ही दहेज दे दिया है, जो उस दहेज की आड़ में ये रिश्ते, संस्कार, परिवार सब कुछ भूल गई है। बस एनिवर्सरी निकल जाए अच्छे से, इसके बाद मैं आलोक को बोलती हूँ।
माफ़ी तो उसे तुझसे मांगनी ही पड़ेगी। जाने दो माँ, फालतू में मैं ही बुरी बन जाऊंगी उनकी नज़रों में। वैसे भी मुझे बस तुमसे ही मतलब है। मुझे पहले से पता होता कि भाभी का व्यवहार ऐसा है तो मैं कभी उनके कमरे में जाते ही नहीं। बेटे के आंसू देख सरला जी को बहुत दुख हुआ। जी में आया कि अभी जाकर साक्षी को अच्छे से समझा दें, लेकिन आज शाम को ही साक्षी के मायके वाले भी आने वाले हैं। कल उसकी एनिवर्सरी है। घर में कलेश ना हो, रिश्तेदारों के सामने घर का माहौल खराब ना हो, इज्जत की बात थी। बहुत सोच समझकर खून का घूंट पीकर रह गई सरला जी। शाम को जैसे साक्षी की बहन, भाभी, उनके बच्चे आए, साक्षी के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। इतनी खुश तो वह कभी भी रागनी को देखकर नहीं हुई थी, जबकि रागनी बेचारी साल में बस मुश्किल से एक हफ्ते के लिए ही आती है। फिर भी ननद और अपनी बहन भाभी में बहुत अंतर होता है। सरला जी भी चुपचाप साक्षी को ही देखे जा रही थी। रागनी उनके बगल में ही बैठी थी। बोली, माँ, अब भाभी का कमरा गंदा नहीं हो रहा है? देखो, उनके बेड पर कैसे बहन के भाभी के बच्चे कूद रहे हैं। अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब ना ही उनका घर गंदा हो रहा है और ना ही उनका सामान गंदा हो रहा है। अब इन्हें कोई परवाह नहीं है। सारी दिक्कत बस मेरे मासूम से बेटे को सुलाने से ही हो रही थी। सरला जी सब कुछ अपनी आंखों से देखे जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे थे। कोई तकिया उठाकर फेंक रहा था, कोई बेड पर ही बैठकर खा रहा था, कोई पानी पी रहा था। बेड पर ही खेलना कूदना सारा कुछ हो रहा था। लेकिन अब एक बार भी साक्षी बच्चों से ये नहीं कहती कि पानी गिर जाएगा या बेड गंदा ना करो, गंदगी ना फैलाओ। अब उसे सब कुछ मंजूर था। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मायके वालों को पाकर वह अपने आप में इतनी बिजी हो गई कि उसने एक बार भी रागनी या सरला जी को पूछा भी नहीं। सरला जी तो चलो घर पर ही रहती हैं, लेकिन रागनी, उसे तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। यहाँ तक कि कभी भी रागनी से सीधे मुंह बात भी नहीं की। और अभी देखो, उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह सब देखकर रागनी दुखी हो रही थी। सरला बेटी की मन की हालत समझ रही थी, मजबूर थी, अभी कुछ कह नहीं सकती थी। सरला जी उनकी एनिवर्सरी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन अच्छे से धूमधाम से साक्षी और आलोक की एनिवर्सरी मनाई गई। मेहमानों का आना जाना, खाना पीना सब कुछ हो गया। जैसे साक्षी ने सोचा था, उसने अपनी एनिवर्सरी वैसे ही सेलिब्रेट की। सारे मेहमानों के जाने के बाद अचानक रात में ही साक्षी ने अपनी दीदी और भाभी के साथ अगले दिन घूमने का प्लान बना लिया। सुबह उठते ही आलोक ऑफिस चला जाता है। साक्षी को भीड़ की वजह से आलोक को बताने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए उसने ऑफिस में फ़ोन करके आलोक से बोल दिया, आलोक, थोड़ा जल्दी आ जाना, आज सब लोग घूमने चलेंगे। आलोक ने भी हाँ बोल दी और हाफ डे लेकर घर आ गया। घर में सबसे पहले घुसते ही सरला जी का कमरा पड़ता था। आलोक जैसे ही माँ के कमरे में गया तो देखा तो सरला जी और रागनी दोनों के ही चेहरे पर उदासी थी। वे तैयार भी नहीं थी। आलोक उनके पास जाकर कहता है, रागनी, माँ, साक्षी का कब से फ़ोन आ रहा था कि सब तैयार होकर बैठे हैं, पर आप लोग तो अभी ऐसे ही बैठे हो। जाना नहीं है क्या? कहाँ बेटा, कहाँ जाने की बात कर रहे हो? हैरानी से पूछा सरला जी ने। माँ, साक्षी ने ही तो कहा था कि हम सब घूमने जा रहे हैं। आज उसने घूमने का प्लान बनाया है। नहीं बेटा, हम सब में हम दोनों नहीं हैं, उसके मायके वाले ही हैं। उनके साथ ही वे घूमने का प्लान बनाई होगी। हमें तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। माँ की बात सुन आलोक हैरान हो जाता है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, ऐसा तो बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता है और वह हो भी रहा है। मैं तो चलो इस घर की ही हूँ, लेकिन रागनी, वह भी तो तुम्हारे लोगों की खुशियों में शामिल होने के लिए आई थी ना। मेरे साथ तो साक्षी जो करती है वह करती है, लेकिन उसने रागनी को भी कहीं का नहीं छोड़ा। पहली बार मेरी बच्ची जब से मायके आई है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता उसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। साक्षी के व्यवहार से दुखी है। कहते हुए सरला जी ने सारी बातें आलोक को बता दी और बोली, जाओ बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारी पत्नी तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगर यहाँ पर देख लेगी तुम्हें तो उल्टा 4 बातें हमें ही सुनाएगी। नहीं माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपना ऑफिस बर्बाद करके आया हूँ, तो मेरी माँ और मेरी बहन ऐसे कैसे रह सकती हैं? अगर उससे मेरी माँ और बहन की खुशियों का ख्याल नहीं है, तो मैं क्यों उसकी बहन और भाभी की खुशियों का ख्याल रखूँ? जैसा वह मेरे परिवार वालों के साथ करेगी, वैसा ही तो पाएगी। फिर आलोक रागनी की ओर देखते हुए बोला,
रागिनी, मुझे माफ़ कर दे। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तूने एक बार बताया भी तो नहीं। भाई हूँ मैं तेरा। मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार क्यों किया तूने? एक बार बताती तो सही। क्या बताऊँ भैया, फालतू में आप जाकर भाभी को बोलोगे और आप दोनों में लड़ाइयाँ होंगी। होती है तो होने देना। एक बार समझाना भी तो ज़रूरी होता है। और ऐसा कौन सा सामान मैं लेकर आ गई मायके से? ऐसा कौन सा दहेज लेकर आ गई है जो दुनिया में कोई लेकर नहीं आता है? जितना वह लेकर आई है उतना तो मैंने तुम्हें भी दिया है ना। और उतनी ही ज़रूरत की चीज़ सारे माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। इसमें घमंड वाली कौन सी बात आ गई है? माँ, मैं पहले आपका बेटा हूँ, फिर उसका पति हूँ। अगर वह अपने मायके से लाए सामान पर इतना घमंड कर सकती है तो आपका तो बेटा इतना बड़ा है, इतना सक्षम है। क्या तुम उस पर नाज नहीं कर सकती हो? उस पर घमंड नहीं कर सकती हो? साक्षी को अगर समय रहते सबक नहीं सिखाया जाएगा तो आने वाला समय बहुत ही कलेश भरा होगा। माँ, तुम्हारे लिए भी खराब होगा, मेरे लिए भी खराब होगा। इसलिए अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और यहीं बैठता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, वह तुम समझ लेना। कहते हुए आलोक वहीं बैठ रागिनी के बेटे के साथ खेलने लगा। करीब 10 मिनट बाद फिर से साक्षी का फ़ोन आता है। साक्षी गुस्से में बोलने लगी, आलोक कहाँ हो तुम? मेरी नाक कटवा के ही मानोगे क्या? आधा घंटा हो गया, सब तैयार होकर बैठे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं आलोक कहाँ है, आलोक कहाँ है? तुम्हारा पता ही नहीं चल रहा है। साक्षी, मैं तो कब का आया हूँ, माँ के पास हूँ। माँ के पास? इतना सुनते ही साक्षी ने फ़ोन काटा और गुस्से में सरला जी के कमरे में गई। वहाँ आलोक माँ की गोद में सर रख लेटा हुआ था। रागिनी भी वहीं बैठी थी। आलोक को आराम से लेटे हुए देख साक्षी गुस्से में चीख पड़ती है, आलोक, यह क्या मजाक है? तुम्हारे पास अकल वकल है कि नहीं? मैं यह पागलों की तरह तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। सब लोग बार बार पूछे जा रहे हैं और तुम आराम से यहाँ पर माँ की गोद में सोए पड़े हो। आलोक सरला जी की ओर देखता है। बहू, तुम आलोक को इतना क्यों बोल रही हो? माँ जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही। अभी मेरा बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं अपने पति से बातें कर रही हूँ। बहू, यह है तुम्हारा पति ना, मेरा बेटा। तुम्हारे मायके की आई हुई टीवी, फ्रिज, कूलर नहीं जिस पर तुम अपना दावा दिखा सकती हो। मायके से लाए हर सामान पर दावा दिखाती हो। मैंने कभी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आलोक, आलोक पर तुम दावा नहीं दिखा सकती। ये तुम्हारे मायके से नहीं आया है। यह मेरा बेटा है। इस पर मेरा भी दावा है। जैसे तुम अपने किसी चीज़ को छूने नहीं देती हो ना, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से रहता है, वैसे ही मेरा बेटा भी मेरे हिसाब से रहेगा। माँ जी प्लीज़, आप अपना ये ड्रामा बाद में करिएगा। आप लोगों के ड्रामा के चक्कर में मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। आलोक, फटाफट चलो। नहीं बहू, आलोक कहीं नहीं जाएगा। बोला ना मैंने, ये अभी भी मेरे पास है, मेरी गोद में सर रख सोया है, मेरा बेटा है और जो मैं कहूँगी वैसा ही करेगा। तुम्हें अपने मायके वालों के साथ घूमने जाना है, बेशक जाओ। मेरा बेटा नहीं जाएगा, थका है वह। सास की बातें सुन साक्षी आलोक को घूरने लगी। आलोक, तुम चलते हो या नहीं? नहीं साक्षी, मेरी भला इतनी हिम्मत कि मैं माँ के फैसले को ना कर दूँ? सुना नहीं तुमने माँ ने क्या कहा? मैं तुम्हारे दहेज का आया सामान नहीं, अपनी माँ का बेटा हूँ। इसलिए वे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हें क्या? तुम्हें अपनी बहन और भाभी को घुमाना है, तुम लेकर जाओ। मुझे अपनी माँ और बहन को घुमाना है, उन्हें मैं लेकर जाऊँगा। अब साक्षी बुरी फंसी। वह समझ गई कि ये सब लोग मिलकर उसकी खिंचाई कर रहे हैं। गलती तो साक्षी ने ही की थी, लेकिन अब बात इज्जत पर आ गई थी। अगर आलोक घर में रहकर ही दीदी और भाभी के साथ नहीं गए तो मायके में साक्षी की इज्जत क्या रह जाएगी? और अगर बात भी बढ़ी तो भी बदनामी साक्षी की ही होगी। साक्षी इस समय जो हालात में थी कि ना जोर से चीख सकती थी ना चिल्ला सकती थी, क्योंकि बगल के कमरे में ही उसकी भाभी और दीदी बैठी थी। एक बार साक्षी के जी में आया भी कि गुस्से में घूमने का प्लान कैंसिल कर दे, लेकिन प्लान कैंसिल करने का मतलब वही 4 बातें। क्या जवाब देगी वह अपनी भाभी को, दीदी को? अब बात साक्षी की नाक पर आ गई थी। जब उसने गुस्से में डरा के, धमका के सब तरह से आलोक को मनाकर देख लिया, लेकिन आलोक टस से मस नहीं हुआ, तो आखिरकार हार गई। मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में हाथ जोड़ लेती है। आलोक, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी इज्जत का सवाल है।
मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने मायके वालों को? और मेरी भाभी भी है, कल को वो ताने भी दे सकती है। प्लीज़ समझो। मैं समझ रहा हूँ साक्षी, लेकिन तुम्हें भी तो समझना पड़ेगा। मेरी बहन है, वे बेचारी साल में 4-5 दिन के लिए आती है, और अभी तो फ़िलहाल वे तुम्हारी एनिवर्सरी के लिए आई थी। कम से कम इस समय तो उसको तुम थोड़ा सा भाव दे ही देती। यहाँ तक कि तुमने उसके छोटे से मासूम से बच्चे को अपने बेड पर सुलाने से मना भी कर दिया। तुम्हारा कमरा गंदा हो रहा था, और अब जब तुम्हारे भाभी और दीदी के बच्चे कूद रहे हैं तब गंदा नहीं हो रहा है? आलोक के मुंह से सारी बातें सुनकर साक्षी समझ गई कि सल्ला जी ने सारी बातें आलोक को बता दी हैं। आलोक का गुस्सा देख साक्षी डर जाती है। अब वे करे तो क्या करे? अगर आलोक का गुस्सा और बढ़ गया और वो साक्षी के ऊपर चिल्लाने लगेगा तो बगल के कमरे में साक्षी की भाभी और बहन सब सुन लेंगी। ऐसे में तो उसकी इज्जत ही चली जाएगी। अंत में हार कर मायूस होकर वह आलोक से बोली, आलोक, मैं भाभी और दीदी को क्या बोलूँगी जाकर? साक्षी का उतरा हुआ चेहरा देख आलोक ने कहा, साक्षी, तुम एहसास हो रहा है ना? वे तुम्हारी बहन है ना, भाभी है ना, बात समझ सकती है, लेकिन फिर भी बात तुम्हारी इज्जत पर आ गई ना? तो वैसे ही तो रागनी मेरी बहन है ना, उसकी भी शादी हो गई है। अगर उसे मायके में ही ऐसा व्यवहार मिलेगा तो मेरी इज्जत नहीं जाएगी? मैं तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए तुम्हारे मायके वालों के हिसाब से चल सकता हूँ, तो तुम मेरी इज्जत मेरी बहन की नज़र में बनाने के लिए मेरे हिसाब से नहीं चल सकती? आलोक के इतना खुलकर बोलने के बाद तो जाकर साक्षी को बात समझ में आई। बात समझ में आई या मजबूरी कहें, जो भी कहें, वह तुरंत ही रागनी और सरला जी से माफ़ी मांगते हुए उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, और खुद रागनी के बच्चे को ले जाकर अपने कमरे में तैयार करने लगती है ताकि रागनी जल्दी से जल्दी तैयार हो सके। साक्षी के जाने के बाद आलोक ने कहा, माँ, इसलिए बोला था कि बात ज़्यादा आगे बढ़े इससे पहले ही उसको रोक लेना सही होता है। अगर तुम ये बात मुझे पहले ही बता देती तो शायद आज रागनी को इतना रोना तो नहीं पड़ता ना। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी साक्षी रागनी के साथ ऐसा कोई भी बर्ताव करेगी। आलोक की बातें सुन सल्ला जी को अपने बेटे के ऊपर गर्व हो रहा था, तो साथ ही साथ रागनी को भी अब अपने मायके में अपनेपन का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, दिल में सुकून था कि अभी भी उसका भाई उसका अपना भाई है, उसका अपना है जो उसके दुख सुख का ख्याल रखता है। उसका मायका अपना है, पराया नहीं। उसका मायका माँ से ही नहीं, भाई से भी है।